Okay, so let's start the class. ठीक है, मतलब अटेंडेंस बहुत कम हो गई है बट कुछ करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हुआ था, उससे पहले ही कर लिया था। ऑब्वियसली ये क्लास 20 मई को स्टार्ट हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हमने कई सारी चीजें इसमें देख ली थी। मैं एक बार वापस से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया, रेजिस्टेंस आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी, ये सारे फॉर्मूले, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, सब देख लिए, ठीक है। फिर हमने ओम्स लॉ देख लिया, कुछ रेजिस्टेंस देख ली, कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर आफ्टर क्वेश्चंस हमने रेजिस्टेंस किए थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा बड़ा नहीं है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं। सो किसी को कोई डाउट है इससे पहले तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। एनीबॉडी? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ओके, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो ये बेसिकली तन्वी को डाउट है। हाँ तन्वी, तन्वी कोई डाउट है बेटा? ठीक है, तो देखो आपको पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, है ना। ये एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, देखो मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा और आपको फिर आपके काम की चीज भी बताऊंगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कितनी चीजें चेंज होंगी। एक तो रो चेंज होगा, हो सकता है, देखेंगे कैसे हो सकता है। एक हो सकता है लेंथ चेंज हो जाए, और एक हो सकता है एरिया चेंज हो जाए। हाँ कि ना? क्या आपको लगता है तीनों चीज चेंज होंगी, या सिर्फ एक होगा, या कोई दो होंगे? तीनों चीज चेंज हो सकती है, रो भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है। अब एक तो हमें रो को देखना है, एक लेंथ को भी देखना है, एक एरिया को भी देखना है। पहले रो की बात करते हैं, ठीक है। रो की बात करते हैं, तो अगर आप जानते हो रेजिस्टिविटी वो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, सही होता है। इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो एम के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नंबर्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ई के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? टाउ के ऊपर आएगा। अब ये टाउ के ऊपर कैसे आएगा? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, और क्या? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम है। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, यही रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। ठीक है, सबने बोला हाँ। अब क्या होगा, लेट्स से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करता हूँ, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जा रहा है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो स्पीड उसकी बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, कम होगी? भाई वेलोसिटी जानते हो, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 8 RT/πm, ये होता है। तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो यहां से यहां तक वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसका टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इतनी चीज समझते हो? ये समझ में रेजिस्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी, ये पूरा डिटेलिंग समझ में आई?
हाँ या ना? सबको समझ में आई रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों होगी? आर्यन, अनुष्का, अभिषेक, आयुषी, चारू, धर्मेंद्र, मनीष, तन्वी, सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, इंक्रीज हो गई। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एक बात और समझ में आ गई है ना? ये पूरी स्लाइड इसी के ऊपर है, आप देख लो एक बार आराम से। ये सब मैंने क्या लिखा हुआ एक बार समझ लो। भाई रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, रो, एल और ए। अगर रो की बात की जाए तो रो होता है एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ कम होगा, तो स्पीड बढ़ गई है। और टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नोट कर लो एक बार ये सब, काफी इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लो। कर लिया नोट सबने? कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लो। ओके, नोटेड। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ में आ गई। अच्छा, इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटली मान सकते हो, आप लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंटल क्या रिजल्ट आया है? वो रिजल्ट यह है कि सर चेंज इन resistivity will be equals to change in resistivity will be equals to alpha delta t into resistivity। ये आपने पहले भी कहीं देखा होगा, आपको याद है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। क्या है? वही लिखा हुआ है ना? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, मान लो मैंने डी रेजिस्टिविटी बाय ये ऐसे किया, अल्फा डी टी लिख दिया मैंने डेल्टा टी को, है ना? अल्फा क्या होता है जानते हो? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यही होता है। हाँ कि ना? मैंने भी बताया हुआ था लास्ट क्लास में। इसको हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना? अल्फा कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कि भाई रो 1 से रो 2, रो 1 से रो 2, क्लियर? रो 1 से रो 2 हो जाएगा ये, और ये कहां से कहां हो जाएगा? T1 से T2 हो जाएगा। इतने समझ में आते हैं? कोई मुझे बताएगा 1/रो डी रो यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बताएगा 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x dx का इंटीग्रेशन कोई भी टाइप कर दो भाई चैट बॉक्स में। एल एन एक्स क्या होता है? एल एन एक्स, वेरी गुड। एल एन एक्स, तो क्या ये एल एन रो 2/रो 1 हो जाएगा? क्योंकि रो 2 माइनस रो 1, रो 2/रो 1, हाँ या ना? अच्छा, ये हो गया अल्फा। डी टी का क्या हो जाएगा? T2 - T1, पक्का? तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन रो 2/रो 1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, हाँ कि ना? अच्छा, एल एन को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो एल एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल में, ये हो जाएगा, हाँ कि ना? और रो 2 कितना हो गया? रो 2 हो जाएगा रो 1 e⁻ अल्फा डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला आ गया। बट एक इसका स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, जो जेई पूछता है, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, है ना? और जब ये 1 से बहुत कम हो जाएगी तो आप अगर जानते होंगे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये सब हर जगह मैथ आ जाती है, फाइनल रिजल्ट काम आएगा हमारे, मैं भी डेरिवेशन करा दे रहा हूँ। वो ये बोलता है कि e⁻x फिर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + x के, ये हो जाता है 1 + nx जिसको हम बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो रो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा रो 1, ये हो गया ना e⁻x,
तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। हाँ कि ना? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये फॉर्मूला हमारा बहुत समझ में आता है? कितना समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सर रो का निकाल लिया। अब हम चलते हैं लेंथ के पास। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो एल एल्फा डेल्टा टी, ये होगा एल एल्फा डेल्टा टी। भाई तीन फैक्टर थे ना, एक रेजिस्टिविटी का और एक लेंथ का और एक एरिया का, है ना? सेकंड फैक्टर थर्मल एक्सपेंशन हम इसको बोल सकते हैं। रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ, यही है। हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का जो अल्फा होता है, इसकी वैल्यू होती है इट्स अबाउट 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ये जो अल्फा होता है इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 टाइम्स लेस देन, किससे, 100 टाइम्स लेस देन एल्फा ऑफ रेजिस्टिविटी, एल्फा ऑफ रेजिस्टिविटी। सो वी कैन नेग्लेक्ट किसको, थर्मल एक्सपेंशन। इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में, वी कैन नेग्लेक्ट थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, तो सर ये अल्फा कितना होता है आपने जो बताया, तो अल्फा होता है कितना? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर हम देखें तो अल्फा ऑलमोस्ट 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो सर दो चीजें समझ में आई। ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, रो, एल और ए। आपने रो वाला बता दिया। एल वाले में आप बोल रहे हो कि ये बहुत कम होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। अब जब हमने सर थर्मल को नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका भी अल्फा एरियल ही होता है। भाई इसका बीटा होता है ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा, है ना? तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो डोमिनेंट इफेक्ट बचा, वो किसका बच गया? ओवरऑल इफेक्ट किसका बच गया, है ना? ओनली, कौन बच गया? ओनली रो विल अफेक्ट रेजिस्टेंस। हाँ कि ना? इतनी चीज समझ में आती है कि सिर्फ रो अफेक्ट करेगा। क्लियर है? अब रो अफेक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये फाइनल फॉर्मूला इसका हमें बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? वैलिड कब है सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। वैलिड ओनली जब एल्फा डेल्टा टी लेस देन 1 है, ये इसकी कंडीशन है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं है? चलो इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जब डाउट नहीं है फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट, तो क्वेश्चन निकालते हैं। आप लोग डीपीपी सॉल्व करते रहो, है ना? आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं, डीपीपी सॉल्व करो, इट्स बेटर। एक सेकंड, क्वेश्चन निकालते हैं। रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। Effect of current with the stone electric cell drift storing.
स्टेट। चलो ये एक क्वेश्चन मिला है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसके ऑप्शंस भी दे देता हूँ। बताओ भाई इसका कैसे सॉल्व होगा। ABCD बताओ क्या आएगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है भाई, 2 ओम। सही आ रहा है आंसर। बाकी लोग बताओ क्या आंसर आना चाहिए। देखो सॉल्व करते हैं, मैं करता हूँ। R इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा रहे हैं तो नहीं लग पाएगा। पता है R1 क्या होता है? ये जनरली होता है रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसको R1 लिख दिया, एक और बन गया R2 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T2। वो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब R0 कैंसिल हो जाएगा। अब R0 कैंसिल हो गया, R1 मतलब फर्स्ट वाले केस में तो रेजिस्टेंस था 1, सेकेंड केस का निकालना है 1। अल्फा कितना था? 0.00125 डेल्टा टी। अब डेल्टा T1 देखो कैसे लेंगे। ये होगा डेल्टा T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम रूम टेम्परेचर, फ्रॉम रूम टेम्परेचर। आपको बताएगा ये रूम टेम्परेचर से कैसे आएगा, क्या होगा बताओ। तो बताएगा क्या होगा। फर्स्ट वाले केस में डेल्टा टी कितना होगा? बताओ जल्दी बताओ। या फिर कई बार इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर ना लेके दो कंडीशन बनती है। कई बार तो रूम टेम्परेचर वाली बनती है, कई बार जीरो टेम्परेचर वाली भी बनती है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो बताओ कौन सी बनेगी, रूम टेम्परेचर बनेगी, जीरो टेम्परेचर बनेगी? 0 डिग्री बनेगी मतलब, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 300 केल्विन, और 300 केल्विन का मतलब कितना होता है 27। तो 27 पे तो दिया ही हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली 27 आ जाएगा।
1 प्लस एल्फा। सेकंड केस में कितना आएगा 1100 केल्विन। अब 1100 केल्विन का मतलब हो गया 273 माइनस करो पहले तो इसमें से, है ना। जब आप 273 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 827 आ जाएगा। 827, और 827 में से आपको क्या लेना है, आपको चेंज लेना है। तो 827 का डायरेक्ट T2 जीरो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 827। अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 0.00125 इंटू 827। हमने दोनों को 0 डिग्री से उठा लिया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये R2 आएगा ऑलमोस्ट 1.99, है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 2 ओम। क्लियर, आई कुछ बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक टर्म है जो मैं अभी यहीं खत्म कर दे रहा हूँ, छोटा सा टर्म है, दैट इज कॉल्ड पावर। बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी रेजिस्टेंस रह गया है, लेकिन मैं एक छोटा टर्म फिनिश कर दे रहा हूँ, पावर। हाँ सर, क्या डाउट है ज्योति, बताओ। डाउट बताओ। चेंज क्यों नहीं लिया, चेंज ही लिया है। डेल्टा T1 जो चेंज है वो 0 डिग्री से है, डेल्टा T2 जो चेंज है वो भी 0 डिग्री से है, मैंने चेंज ही लिया है। बट ये चेंज 0 डिग्री से लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस कई बार रूम टेम्परेचर पे भी होता है, कई बार 0 डिग्री पे भी होता है, तो मैंने 0 डिग्री वाला चेंज लिया है। ठीक है, हाँ T2 माइनस T1 को T लिखते हैं, डेल्टा T से। अब पावर क्या होता है आप जानते हो, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी यही होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बताओ। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, बाकी ना। अब वर्क का मतलब तो आपको पता है, वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क बाय चार्ज। तो वर्क हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज बाय टाइम। और क्यू बाई टी क्या होता है, आई होता है। तो पावर हो गया वी इंटू आई, क्या हो गया, वी इंटू आई। कितना समझ में है। तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई, इसको हम कौन सी पावर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज समझो। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज बन सकते हैं। अगर मैं P इज इक्वल्स टू वी आई के अंदर V की वैल्यू पुट कर देता हूँ आई आर, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। अगर मैं आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ V बाय आर, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। मुझे पता है 10th क्लास में आप सारे लोग पढ़ चुके हो कि इसमें आई सेम रहता है, और आई किसमें सेम रहता है, सीरीज में। तो ये फॉर्मूला हम किसमें यूज करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे। वी किसमें सेम रहता है, वी किसमें सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यूज करेंगे हम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बाकी ना, इतना समझ में आता है, ठीक है, क्लियर है इतना। छोटा सा टॉपिक है ये पावर का, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में अभी नहीं है। अभी डिटेल में कब आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, कोई डाउट है इसमें तो बताओ, कोई भी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं। सोच लो, समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ। चलो कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर बताओ। चलो एक एक दो क्वेश्चन करते हैं, इनको इनके आंसर तो बताओ, एबीसीडी में से क्या आ रहा है, जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ एबीसीडी। फर्स्ट का आंसर डी आ रहा है।
सर डी होगा फर्स्ट का। क्या रवि फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट का डी, सेकंड का ए। फर्स्ट डी सेकंड ए। चलो सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम। It is stretched up to 3 times of its सर length. सेकंड का The भी डी new होगा। resistance will be up to 3 times. क्या मतलब है? up to 3 times का क्या मतलब है? बताओ भाई, up to 3 times का क्या मतलब है? up to 3 लेंथ times का 3L मतलब कर क्या दिया है? सर। हमने इसको कितना इंक्रीज किया है? लेंथ 3L हो जाएगा सर उसका। 3 टाइम्स किया है, 4 टाइम्स किया है? 3 टाइम। 3 टाइम्स किया है ना? जो हमने इसको 3 टाइम्स किया है, तो क्या होना चाहिए? लेंथ हो जाए 3L, एरिया हो गया A/3, है ना? तो R कितना हो जाता है? रो L/A। तो रो 3L A/3 में तो डायरेक्ट याद है मुझे, 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना? R2 इज इक्वल्स टू 9R1। समझ में आता है? तो जब ये 9 हो जाएगा तो 9 इंटू 20 180 ओम हो जाएगा। दैट इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है? The specific resistance of a conductor increases with the specific resistance of a conductor increases with increase in temperature, decrease in length, increase in cross-sectional area, increase in cross-sectional, decrease in cross-sectional area. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किससे इंक्रीज करती है? सर डी होगा। टेम्परेचर से। किससे? टेम्परेचर से। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सर रेजिस्टिविटी लेंथ तो और उन सबसे कांस्टेंट उसको होता है ना फर्क नहीं सर। पड़ता, क्योंकि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ना कि डायमेंशन प्रॉपर्टी है वो। इतना समझ में आया? सर हाँ कि ना? कोई डाउट इसमें? डाउट है? बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर क्या डाउट है बताओ। सर इसमें एरिया से क्यों नहीं फर्क पड़ा? बेटा एरिया से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं समझे? रेजिस्टिविटी तो किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टिविटी तो किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। उसको एरिया से क्या करना? वो तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? वो तो भाई रेजिस्टिविटी जो था वो M/N² टाउ है। इसको तो किसी से फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना? मटेरियल प्रॉपर्टी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन टाउ पे करती है ना? चलो और एक दो क्वेश्चन और करो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये 2023 में आया है, 2023 में क्वेश्चन आया है। मुझे उम्मीद है कर दोगे, फटाफट से कर दो। मैंने इसका कराया था ये क्वेश्चन इसी जैसा। करो भाई। करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। वैल्यू ऑफ एन पूछ रहे हैं, इंटीजर टाइप है। आप एन की वैल्यू बतानी है, इसमें फिल करनी है। 2023 जेई में आया हुआ है, ये काफी इजी क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। आपको सॉल्व क्या आ रहा है?
अभी हमें नेक्स्ट क्लास से सीरीज पैरेलल पढ़ना है, लेकिन मैं सीरीज पैरेलल से पहले किरचॉफ्स लॉ पढ़ाऊंगा। फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने के बाद फिर उसको सीरीज पैरेलल में हम अप्लाई कर लेंगे तो काफी इजी हो जाता है। सर ln2 की वैल्यू 1 होती है ना? ना, log 2 की वैल्यू याद है मुझे, 0.3010। अगर इसको ln में कन्वर्ट करना है तो ln से log में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो log से ln में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 2.303। ln2 बनेगा 0.3010 डिवाइड बाय 2.303। ये होता है ln2। इसमें ln की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है? मुझे नहीं लगता पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्यों। मुझे बताया आप क्या कर रहे हो। मैंने जो क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बोला था करंट ऐसे जा रहा है। क्या इसने ऐसा बोला है? नहीं। इसका मतलब इसका करंट ऐसे जा रहा है, तो हमें ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। समझ रहे हो? हाँ कि ना? मैं केस निकालता हूँ। केस 4 आएगा। केस 4 ये आएगा। वेरी गुड। अच्छा, करा दिया है मैंने ये भी। ठीक है, केस 4 लेंगे। केस 3 नहीं लेना। केस 3 नहीं लेना, केस 4 लेना है। 3 में ऊपर नीचे जा रहा था करंट, 4 में ऐसे जा रहा था। केस 4। और केस 4 का फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो एल पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। करो सॉल्व फटाफट। इतना तो देखो बेटा, सब करा दिया, केस करा दिया। अब ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर सकते हो। भाई टीचर क्या कर सकता है, वो केस करा सकता है। अब केस कराने के बाद क्या है कि ये वैल्यू पुट करना तो आपका काम है। अगर मैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार करा तो फिर तो टाइम बहुत लग जाएगा, सिलेबस 2-3 साल में खत्म होगा, है ना? सो आपको क्या करना है, केस केस तो मैंने करा दिया, बाकी वैल्यू पुट आपको करनी है। तो वैल्यू में क्या है, रो की वैल्यू कितनी है? n इंटू 10⁻³ तो ये रेजिस्टेंस है। वैल्यूज पुट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू है n इंटू 10⁻³ रो है 2.4 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ लेंथ है 3.14 डिवाइडेड बाय डायमीटर दे रखे 8 और 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -6 का -3 होता है, -3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। हाँ कि ना? सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? अब ये तो कट गया, है ना? बाकी सब सॉल्व कर लो। कर लोगे? उम्मीद कर लूं। अब जब बाकी सब सॉल्व कर लोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? कोई भी डाउट, परेशानी, कोई भी दिक्कत अगर आपके सामने खड़ी हो रही है तो बताओ। नहीं हो रही तो एक आधा क्वेश्चन और करता हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ तो कल से और क्वेश्चंस दे रहा हूँ कुछ। अब देखो क्या क्वेश्चन आ गया था। ये एक एक क्वेश्चन 2024 में इतना खराब आया, इसको देखते ही दिमाग खराब हो गया। इतना खराब क्वेश्चन आया 2024 में ये कि इसको ना 10th क्लास वाला बच्चा हंसते खेलते कर देगा, उसको भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग तो बहुत होशियार हो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ए। पता है बहुत बच्चों को तो इसका डायरेक्ट आंसर याद होगा, R' = 1/n²R। ये याद करके होंगे बहुत सारे। आयुष याद हो गया ये तो। ठीक है,
इसका आंसर r डैश इक्वल्स टू 1/n² r से कर सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व तो करोगे कैसे, एक r रेजिस्टेंस l लेंथ, हमने इसको 5 पार्ट्स में कर दिया, तो ये कितना हो गया r/5 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 r/5, क्योंकि लेंथ 5 टाइम्स कम हो गई। इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला भी मैंने नहीं बताया लेकिन आप जानते हो क्या होता है, 1/rp 1/r1, मतलब मैं सीधा लिख दूं 1/r/5, कितनी बार, 5 बार, हाँ कि ना, तो 25/r हो गया, तो आरपी कितना हो गया, आरपी कितना हो गया, r/25 हो गया, यस सर। नंबर ए हो गया। ठीक है, बच्चे बच्चे को याद है ये क्वेश्चन, हाँ कि ना। चलो 2 क्वेश्चन और जो 2023 में आए हुए हैं, तो ये मेंस में आया था। ये और सॉल्व करो, बताओ इनका क्या होगा। 23 में आए हुए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 23 में आए हुए हैं, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। 40%, नहीं नहीं, मुझे गलत लग रहा है 40%, मुझे 40% गलत लग रहा है। आई थिंक सो 40% तो गलत है, एक बार चेक करो और। फोर्टी परसेंट वाले अपना आंसर बताओ क्या आ रहा है, और बाकी लोग सॉल्व करके देखो एक बार। देखो इसने बोले लेंथ इंक्रीज बाय 20%, तो पहले अगर लेंथ एल थी तो 20% और ऐड कर दो उसमें, तो 20% कैसे ऐड होगा, एल में 20% ऑफ एल और ऐड कर दो, तो क्या ये 120% हो गया, क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 1.2 एल हो गया, कितना हो गया 1.2 एल, हाँ कि ना, पहले एल था अब 1.2 एल हो गया, तो अगर पहले एरिया ए था तो अब कितना हो जाएगा, a/1.2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ, 44% सर। हाँ कि ना। और अगर ये हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर, ये होता है ना n²r, क्या होता है n²r डैश होता है, तो n कितना है 1.2, 1.2 का स्क्वायर कितना हो गया 1.44, 1.44 का मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 0.44 बढ़ गया, तो 0.44 का मतलब कितने परसेंट होता है 44%। मैंने शॉर्ट में किया है, समझ में आया या नहीं आया, 44%, नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ किसको समझ में नहीं आया, किसको आया, जस्ट टेल मी, किसको समझ में आया किसको नहीं आया, आगे। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करो, इसका 44% आ गया तो इसका और करो, ये वाला क्वेश्चन और करो, सेकंड, सेकंड मतलब 8th नंबर।
ये वाला और करो भाई, TB क्या आ रहा है बताओ। लेंथ ऑफ वायर पूछिए, डेंसिटी दिया दिया है, करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, मास ऑफ वायर दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है, लेंथ पूछिए। दिया रहा है 10 मीटर्स, 10 मीटर्स आ रहा है। बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो क्या आ रहा है भाई आंसर। कल से हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखो देखते हैं ऐसे क्या आ रहा है भाई। करंट दिया है 2 एम्पियर, वोल्टेज दिया 3.4, तो आई हो गया 2 एम्पियर, वोल्टेज हो गया 3.4 वोल्ट, है ना। अब मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 8.92 10⁻³ 8.92 10⁻³ मास, और डेंसिटी 8.92 इंटू 10⁻³ यूनिट्स देख लेते हैं, केजी और केजी पर मीटर। तो रेजिस्टिविटी 1.7 10⁻⁻8, 1.7 इंटू 10⁻⁻8। इसको एक काम करते हैं, हम डेंसिटी को ना टी से लिख देते हैं, ठीक है, इतना सही है। अब सब कुछ पता है, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। अब आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई, है ना। अब आर भी नहीं पता, लेकिन वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, तो आर क्या हो गया, वी बाई आई, ये हो गया वी बाई आई। रो एल निकालना है, एरिया, एरिया कैसे आएगा आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम आ गया मास बाय डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते एरिया इंटू लेंथ। हैं, जो किसके इक्वल हो गया, मास बाय डेंसिटी के। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया मास बाय डेंसिटी इंटू लेंथ, तो मास बाय डेंसिटी इंटू लेंथ। सही कर रहा हूं मैं, हाँ कि ना। तो हमें लेंथ चाहिए, तो एक काम करो, वी बाय आई रो एल स्क्वायर डी बाई एम, ये बन गया। अब तो मैं से क्या निकालना है, एल स्क्वायर निकालना है। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा वी एम बाय आई रो डी, तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी एम बाय आई रो डी। वी कितना था 3.4, एम कितना है 8.92 इंटू 10⁻⁻3, आई कितना है 2, रो कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, और डेंसिटी कितनी है 8.92 इंटू 10⁻3। यही तो है, हाँ कि ना। सर बताओ भाई सारे लोग, समझ में आया कुछ नहीं आया, आ रहा है, कुछ समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। आगे कुछ समझ में, फाइनल। आ रहा है कुछ नहीं है, क्या आ रहा है, लेंथ का आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है लेंथ का, फिर बताओ, आंसर तो बता दो। 10 आ रहा है सर, इतना बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कराया, आंसर बताओ। 10। 10 आ रहा है ना, 10 मीटर इसका आंसर है, क्लियर। चलो, तो ये इसका आंसर हो गया 10 मीटर, बी ऑप्शन, डी नहीं बी, ठीक है, बी इसका ऑप्शन हो गया 10 मीटर, ठीक है। चलो आज थोड़ा 5-10 मिनट, 5 मिनट में जल्दी फ्री कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी ऐसी हेड हो रहा है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट किरचॉफ्स लॉ फ्रॉम टुमारो। आज हमने कुछ प्रैक्टिस की और एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर इफेक्ट देखा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ये नोट शेयर कर दूंगा, टीपीपी में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।